गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा शैलेश पाठक को। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने शैलेश पाठक को अपना सेक्रेटरी जनरल बनाया है। फिक्की इसकी स्थापना होती है 1927 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। आप जानते हो अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? राजीव रघुवंशी। नीति आयोग के सीईओ बने थे बीवीआर सुब्रमण्यम। और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने थे अजय कुमार श्रीवास्तव। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अच्छा, ये हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 की बात कर रहे हैं, जो कि इसका 13वां एडिशन है। ये हुआ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो इसमें याद रखना, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे है झारखंड। अच्छा, आपको याद होगा अभी 2023 में ही हमने पढ़ा था, जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था लेह लद्दाख में, उसको जीता था आईटीबीपी ने। और अभी जनवरी में ही मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था उड़ीसा में, जो कि इसका 15वां एडिशन था। याद है आपको? उसमें पहले स्थान पे जर्मनी था, दूसरे पे बेल्जियम था और तीसरे पे नीदरलैंड था। वैसे आप जानते हो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए? दिलीप तिर्की बन गए। साथ में याद रखना, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए? मोहम्मद तैयब इकराम बन गए। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और पिछले साल सुल्तान जोहर हॉकी कप, इसका आयोजन मलेशिया में होता है, इसको भारत ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और आपने पढ़ा था FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता? भारत ने, पोलैंड को हरा करके। कहां पे हुआ था? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफीज हैं, कुछ कप से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो अजलान शाह कप का संबंध किससे है पूछेंगे तो हॉकी से है। आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया। इन सब का संबंध आपके हॉकी से है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में भारतीय वायुसेना ये किस देश में कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग लेगी? तो आंसर होगा यूके। तो कोबरा वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि कहां पे होगा? यूके में। यूके में रॉयल एयरफोर्स के वॉडिंगटन एयरफोर्स बेस में होगा। ये 6 से लेके 24 मार्च 2023 तक। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, मतलब मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। काफी सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर। और भारतीय वायुसेना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। भारतीय वायुसेना के 5 मिराज लड़ाकू विमान, उनके साथ 2 C-17 ग्लोब मास्टर और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपल सा क्या याद रखना है, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, इसका आयोजन कहां पे होता है? यूके में। भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो एक बार फिर हम 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने जापान के साथ एक्सरसाइज किया था वीर गार्जन नाम से। कहां पे? जापान में ही। अभी जापान के साथ हमने धर्मा गार्जन नाम का एक्सरसाइज भी किया, वो भी जापान में ही किया। इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ हमने साइक्लोन 1 नाम का एक्सरसाइज किया, राजस्थान के जैसलमेर में। फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज किया, पश्चिमी समुद्री तट में। अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय नाम से एक्सरसाइज किया, पूर्वोत्तर भारत में। अभी हमारी नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स नाम से एक्सरसाइज किया। और अभी भारतीय सेना ने ही त्रिशक्ति प्रहार नाम से एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। और भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया हिंद महासागर में। अभी तारकश एक्सरसाइज हुआ था चेन्नई में। किस किस के बीच? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। अभी डस्टलेक एक्सरसाइज हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और इस साल अगस्त में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। और अभी F इंडेक्स एक्सरसाइज ये होगा, जिसमें 20 अफ्रीकी देश होंगे और एक भारत होगा। कहां पे? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। और एक हमने पढ़ा था डेजर्ट फ्लैग एट एक्सरसाइज, यानी कि 8वां संस्करण है इसका, जो हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे एक बार हमने फिर से रिवाइज कर लिए हैं। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप स्टार्टिंग में याद रख लो, बाकी भूलने मैं आपको नहीं दूंगा।
बस इतना सा कहूंगा कि वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे, अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, आपको इससे सपोर्ट मिलता है आपकी स्टडी में, तो प्लीज जो मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए उसकी थोड़ी सी वैल्यू आप लोग रखें। वीडियोस को लाइक करें, इस पे लाइक का बटन होता है तो दबा करके लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिए। जितने भी लोग अगर इसे देखते हैं, पसंद करते हैं, अगर एक एक बंदा भी दो दो पांच पांच लोगों के साथ दो दो पांच पांच स्टडी ग्रुप में से शेयर करेगा तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए बहुत दुख होता है। अभी मैं इतनी बात नहीं करूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया का 20वां संस्करण अभी 26 फरवरी 2023 को हैदराबाद में हुआ। इसकी थीम क्या थी? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में ही डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। और अभी भारत में पहली बार फॉर्मूला ई प्रिक्स का आयोजन ये कहां पे हुआ? हैदराबाद में, जिसको जीन एरिक वर्गेन ने जीता था। और अभी हैदराबाद के 8वें और अंतिम निजाब का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? नवाब मीर बरकत अली खान। अभी हैदराबाद का एक स्टार्टअप है खेती, जिसे 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार मिला था। आप जानते हो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे लगाया गया? हैदराबाद में ही। वैसे हैदराबाद में ही भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी आपको मिलेगा। वैसे आप जानते हो अभी बजट में हमने पढ़ा बाजरे को श्री अन्न के रूप में जाना जाएगा। और इसी संस्थान को, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, इसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी घोषित किया गया। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहां पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किया मोदी जी ने। ये संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है, 216 फीट ऊंची है। और अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी मान्यता दी थी। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। अब ये तो मैंने आपको हैदराबाद न्यूज में था, तो इससे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स रिवाइज करा दिए। लेकिन यहां सम्मेलन की बात हो रही है, तो अगर वो भी हम रिवाइज कर लें तो देखो, ग्लोबल टेक समिट का आयोजन कहां हुआ था? अभी विशाखापत्तनम में। अभी इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। अभी 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में। और अभी पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अभी 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? अहमदाबाद में। और अगर आपसे पूछे कि अभी जनवरी में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? नागपुर में। अभी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले फितूर 2023 का आयोजन कहां हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट ये कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी 19 फरवरी को चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव तमिलनाडु से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के छात्रों के द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो यह आप ध्यान रखना। अच्छा, आप जानते हो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या था? विक्रम एस, जिसको स्काई रूट कंपनी ने बनाया था। और स्काई रूट से ही आपको याद आएगा, इसने ही भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया था। उसका नाम रखा था धवन 1। आपसे अगर पूछूं कि भारत का पहला निजी पायलट इंजन कारखाना ये कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। इसको किसने खोला? अग्निकुल रॉसमॉस ने। और अभी इसरो ने भी भारत का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम है SSLV-D2, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। कहां से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। बाकी बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। अभी 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 में पहली बार भारत में हुआ था, चेन्नई में ही। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां पे खुला? हमने पढ़ ही लिया, चेन्नई में। और भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था चेन्नई में 2022 में। और एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो भी आंसर होगा चेन्नई। और याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये किस राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो भी आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में बनाएगी।
और अभी तारकश मिलिट्री एक्सरसाइज ये चेन्नई में हुआ। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, जिनकी आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर कौन है? RN रवि। यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम है। और यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएंगे, एक तो है कुडनकुलम और एक है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और याद रखना, जो तमिल भाषा है उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, या यूं कहूँ कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पाने वाली पहली यही है भाषा तमिल। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं आपकी। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में करणी सिंह स्टेडियम में किया गया 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक। इसका उद्देश्य है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना उसे और उसे लोकप्रिय बनाना। और इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। और आप जानते हो हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो अभी राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन हुआ गोवा में। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ भोपाल में। संगाई महोत्सव का आयोजन हुआ मणिपुर में। मेदा राम जतारा महोत्सव का आयोजन हुआ तेलंगाना में। हॉर्नबिल महोत्सव हम मनाते हैं नागालैंड में। अभी 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ कर्नाटक के हुबली में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में। धानु जात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ उड़ीसा में। चेरचेरा महोत्सव का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। और अभी काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन हुआ था मुंबई में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट महोत्सव जो अभी हाल ही में 1 महीने में हमने मनाए, मैंने आपको रिवाइज करा दिया, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। तो देश में हर साल 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहले प्रोटीन दिवस का आयोजन किया था, और जिसका उद्देश्य है प्रोटीन के पोषण से संबंधी होने वाले लाभों के बारे में जागरूक करना लोगों को। और आपको याद ही है, एक सामान्य व्यक्ति की अगर बात करें तो हर दिन उसको कितना प्रोटीन चाहिए? 45 से 60 ग्राम उसे प्रोटीन लेना चाहिए। एक पोषण अभियान आपको याद होगा, जिसे मार्च 2018 में शुरू किया गया था राजस्थान के झुंझुनू से। इसका पोषण का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री ओवर रिचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और इस अभियान का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को, जो माताएं हो गई, जो बच्चे हो गई, उनमें पोषण की आवश्यकता को पूरा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब डेज वाला क्वेश्चन आ गया। चलो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखो, 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया। और 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस भी होता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे। और इस बार 13 फरवरी को राष्ट्रीय मृगी दिवस भी मनाया, जो फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे, जिसे वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में भी मनाते हैं। और 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया हमने। तो फरवरी के ये इंपॉर्टेंट डेज ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा शिवमोग्गा हवाई अड्डा। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने कमल के आकार वाले टर्मिनल के साथ शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहां पर है ये? तो आंसर होगा कर्नाटक में, जिसके निर्माण में लागत आई है 450 करोड़ रुपए। चलो अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस हवाई अड्डे पर देश का पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर शुरू हुआ, तो आंसर होगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप जानते ही हो, अभी नागरिक विमानन महानिदेशालय
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख बने विक्रम देवदत्त। और बताओ सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का टारगेट रखा? 220। और सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी कौन सी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के अभी तीसरे हवाई अड्डे का नाम डूनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। अभी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो आप मुझे ये बताओ, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया गया? संभाजी महाराज एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखा गया। और गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको असम में मिलेगा। बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, आधुनिक असम का संस्थापक इनको कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का मिलेगा पटना में, वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये कोलकाता में मिलेगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बताओ, ये वाराणसी में मिलेगा। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में मिलेगा। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? रांची में। और इनके नाम पे स्टेडियम मिलेगा उड़ीसा में। अभी हरियाणा का जो हिसार एयरपोर्ट है ना, उसका नाम भी बदल के महाराजा अग्रसेन के नाम पे रख दिया गया। और वैसे हमारे एविएशन मंत्री, नागरिक विमानन उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और याद रखना स्टील मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 को रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन ये कहाँ किया? तो आंसर होगा जम्मू में। तो रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने अभी 26 फरवरी को जम्मू के भद्रवाह में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया। और मैराथन से एक प्रश्न और बनेगा आपका कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख। लद्दाख की जो पेगोंग तसो झील है वहां पे होंगी ये। अभी भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये कहां पे खुला? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और अभी हमने पढ़ा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तीसरा संस्करण अभी हुआ जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ, उसमें पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर रहा। और अभी हमने पढ़ा भी था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, एन काटेश्वर सिंह नाम है उनका। और अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले। और अगर आपसे पूछे कि डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। सरस मेले का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में हुआ। और अभी जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम था रहमान राही। और आप जानते ही हो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किस राज्य में पहली बार दैनिक अनुष्ठान करने के लिए राज्य के एक मंदिर में एक जीवित हाथी जैसा एक यांत्रिक हाथी देवता को समर्पित किया गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल में पहली बार दैनिक अनुष्ठान करने के लिए केरल के एक मंदिर में एक जीवित हाथी जैसा एक यांत्रिक हाथी देवताओं को समर्पित किया गया। मतलब एक रोबोटिक हाथी है, रोबोट है हाथी के रूप में, जिसका नाम है इरिनजाडा पिल्ले रमन। तो ये जो रमन हाथी है ये सुरक्षित और क्रूरता मुक्त तरीके से मंदिर में समारोह आयोजित करने में मदद करेगा और इस तरह असली हाथियों के पुनर्वास और जंगलों में रहने में मदद मिलेगी और उनके लिए कैद की भयावहता समाप्त होगी। मतलब असली हाथी को हमें यहाँ पे लाना नहीं पड़ेगा, वो काम नकली हाथी कर देगा। हाथियों से एक डे याद आएगा, वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं ना, उसी दिन मनाते हैं 12 अगस्त को। और आप जानते हो देश का 33वां या यूं कहूं उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा है? तराई एलिफेंट रिजर्व। और अभी एशिया के सबसे लंबे दांतों वाले हाथी का निधन हो गया था, अभी 2022 की बात है। उसका नाम क्या था? भोगेश्वर। अच्छा, अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अभी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका को ही हराया। फिर पूछा था 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है हरिकृष्ण बालकृष्णन ने। फिर आपसे पूछा अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 42 नंबर पर रहा। फिर आपसे पूछा किस देश के द्वारा आयोजित डेजर्ट फ्लैग एट अभ्यास में भारत ने हिस्सा लिया? तो ये हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर आपसे पूछा राजस्थान में लक्खी मेले 2023 का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा सीकर में।
फिर आपसे पूछा यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया, तो आंसर होगा HDFC बैंक। फिर आपसे पूछा सीआरपीएफ के द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले। फिर आपसे पूछा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे मिला, जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न था हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत कौन सा देश बनेगा, तो आंसर होगा 7वां। और अगला था कि संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना ये कहां पे की जा रही है, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। अब आपको बताएं 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, टेस्ट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, जिसमें 2020, 2021 और 2022 के जो भी आपके एग्जाम हुए वहां से प्रश्न मैं लेकर के आता हूं, जिसमें से 5 आपके स्टैटिक प्रश्न होते हैं तो 5 आपके साइंस के प्रश्न होते हैं। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स हमारा देखते होंगे तो आपको पता है कितने अच्छे अच्छे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, और उनका रिवीजन करने के लिए मैं उन्हें आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन की क्विज में भी ऐड करता हूं। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, बेशक आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन केवल कुछ के करने से काम नहीं चलेगा। आप में से जितने लोग वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, अगर 50% 60% भी मेरी हेल्प करेंगे, अपने वीडियोस को शेयर करने में मदद करेंगे, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन आपको मेरे कार्य में नजर आएगा, और ये कार्य मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। अब जैसे यूट्यूब में क्या होता है, एनालिटिक्स होता है, एक सेक्शन होता है, वहां पे जाकर के जब हम देखते हैं कि हमारा चैनल कैसा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है कि स्टेबल है कि नीचे जा रहा है, तो उसमें वो शो करता है कि आपका जो चैनल है वो स्टेबल तो छोड़ो, वो नीचे जा रहा है। जैसे पहले पूरे दिन भर में 12, 13, 14 हज़ार व्यूज आते थे, अब 8,000, 9,000, 10,000 पे रहेगी गाड़ी। तो हम तो बढ़ने की जगह घट रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा घट क्यों रहे हैं भाई। कंटेंट में आपको कुछ कमी लग रही है तो यूं बताओ। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कुछ ना कुछ आपको नया दूं और हर चीज फ्री देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वीडियो के लास्ट में, मुझे क्या जरूरत है इनकी क्विज बना करके आपको देने की, क्योंकि उसमें तो मेरी मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूं, हमेशा आप ही के बारे में सोच करके कोई भी डिसीजन लेता हूं कि इससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे महीने का लास्ट हो जाएगा, आप देखोगे डेली के 5-5 क्वेश्चन भी अगर मिलाएंगे स्टैटिक के, या डेली के 5-5 साइंस के क्वेश्चन मिलाओगे तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूं कोई भी स्टूडेंट महीने के एंड में जाकर के उन 300 क्वेश्चन को एक साथ देखना चाहेगा, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो उनको रिवाइज कर पाएगा। वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन खोलेगा, उसका काम हो जाएगा। हर चीज में आप लोगों के लिए इतना सोचता हूं, लेकिन आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते या बिल्कुल नहीं सोचते कि अपना भी वीडियो शेयर करें। क्योंकि जब वीडियोस में कोई ग्रोथ नहीं दिखती ना, असली बात बता रहा हूं आपको, तो मन ही नहीं करता है कोई भी काम करने का। और मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरा यही है, जब तक काम करने में मजा नहीं आता ना, या काम करने में कोई उत्साह नहीं होता, तो इच्छा ही नहीं करती है काम करने की। मैंने कभी भी आपको अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन आज इतना सा जरूर, मैंने तो आज तक नाम भी नहीं सुना पुराने स्टूडेंट से, क्योंकि मैं कभी भी वीडियोस में फालतू बात नहीं करता हूं कि मेरा नाम ये, हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ घूमने गए, हमारी आज शादी है, ये हुआ, वो फालतू बात करती नहीं। पढ़ाई की बात करते हैं और खत्म करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना सा आज आपको बता रहा हूं कि जब मैंने काम करना चालू किया था तो स्टार्टिंग में मैंने ऑफलाइन पढ़ाना चालू किया था। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आने लगा, लेकिन किसी के अंदर रह करके काम करने में दिक्कत रहती है। उनके तरीके से पढ़ाना पड़ता है, ऐसे मत पढ़ाओ, वैसे मत पढ़ाओ। तो काम में मजा नहीं आया, काम छोड़ दिया। उसके बाद जॉब करना चालू कर दिया, पढ़ाई को छोड़ करके, पढ़ाना छोड़ करके जॉब करी, वहां काम में मन नहीं लगा, काम में मजा नहीं आया, वो काम छोड़ दिया। फिर वापस पढ़ाई की ओर की, पढ़ाएंगे। फिर ऑनलाइन आके पढ़ाना चालू किया। उसके बाद भी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था सन 2017 में, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा मिलता है। आजकल जितने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट होते हैं, पहले यही सोचते हैं कि यूट्यूब से पैसा मिलेगा। जब मैंने 2017 में नवंबर में स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था। मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि बस मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने में मजा आता था। लेकिन आज फिर वापस वही माहौल हो रहा है कि पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है, स्टूडेंट पसंद ही नहीं कर रहे हैं, रीच ही नहीं मिल रही है। भाई मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। अगर आप कहते हो कि कंटेंट बेस्ट नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ठीक है, इसको भी बंद करो। और अगर कंटेंट ठीक है तो फिर स्टूडेंट तक रीच नहीं है, तो रीच के लिए तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि इसको शेयर करो। तो आज का एक कारण तो ये था कि मन ही नहीं करा आगे का कुछ बनाने का, और दूसरा कारण ये भी था कि टाइम भी नहीं मिला पीडीएफ वगैरह बनाने का। दोनों कारण थे। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, किसी और चैनल पे आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है
कि हाँ किसी को नीड है तो बता दो यार एक बार, कि एक बार डेमो देख के देख लो, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की, वरना ठीक है। देखो आगे भी अगर ऐसी हालत रहती है तो फिर राम जी जाने क्या होता है। अभी तो हम होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था निक्षय मित्र की जो एम्बेसडर है वो कैसे बनाया गया, तो आंसर होगा दीपा मलिक को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बाकी इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।